मूवी की स्टार्टिंग में हम 5000 साल पहले की कहानी देखते हैं, जब खानदाक नाम का एक शहर हुआ करता था और ये काफी विकसित और शक्तिशाली देश था। लेकिन फिर आख्तून नाम के एक राजा ने इस शहर पर राज करना शुरू किया, लेकिन उसे पावर की भूख थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जब उसे शैतानी शक्तियों को काबू करने का राज पता चला तो उसने अपने ही लोगों को बंदी बना लिया। उसे एक ताज बनाना था और वो ताज एक खास किस्म के धातु से बनता था जिसका नाम था एट्रियम। पूरी प्रजा को हर जगह खुदाई का काम करवाता है। मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को एटर्नियम पत्थर मिल जाता है जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्दी अपना वो ताज भी बना लेता है। इसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और जादूगरों के संगठन में आ जाता है। और वो जादूगर तय करते हैं कि वो उस लड़के को भगवान की शक्तियाँ देंगे ताकि वो उस राजा से लड़ सके। इसके बाद वो बच्चा ब्लैक एडम बन जाता है और उस राजा के साथ लड़ाई में उसका पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। इसके बाद ब्लैक एडम को किसी ने नहीं देखा और ऐसा माना जाता है कि जब जब खानदाक को उसकी जरूरत पड़ेगी वो वापस आएगा। इसके 5000 साल बाद हम खानदाक शहर को देखते हैं जिस पर अब इंटरगैंग नाम का एक आतंकवादी संगठन उस पर राज करता है और उनका शहर अभी भी आजाद नहीं हो पाया था। इसके बाद हम एड्रियाना को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। वो अपने शहर को इंटरगैंग के लोगों से आजाद करवाना चाहती थी जिसके लिए उसे वही क्राउन चाहिए था जो आज से 5000 साल पहले उनके शहर में कहीं खो गया था। उसकी तलाश में वो और उसकी टीम रेगिस्तान में ऊंचे पहाड़ों के बीच में आते हैं और एड्रियाना उन गुफाओं में लिखी प्राचीन भाषा को पढ़कर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी इंटरगैंग के लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके भाई को पहाड़ियों से गिराकर मार देते हैं। एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे लेकर नीचे आती है तो इंटरगैंग के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। वो उससे वो ताज छीन लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो उसके नीचे रखी एक कब्र पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगती है और इसी के साथ ब्लैक एडम एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करते हैं पर गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। एक आदमी उसके पास जाने की गलती करता है और ब्लैक एडम उसे जलाकर राख कर देता है। वो सभी लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहा था, लेकिन वो एड्रियाना को कुछ नहीं करता क्योंकि उसी ने उसे कैद से बाहर निकाला था। लेकिन इस लड़ाई में इस्माइल के ऊपर चट्टान गिर जाती है और वो मारा जाता है। ब्लैक एडम इसके बाद गुफाओं से बाहर आता है और उसे रोकने के लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसके ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं पर उसे एक खरोच भी नहीं आती। ब्लैक एडम उसे एक एक करके मारने लगता है जैसे वो उसके लिए बच्चों का खेल हो। एड्रियाना उस ताज को लेकर बाहर निकलने लगती है पर तभी उसके सामने एडम आता है। वो उसे देखते ही अपनी कार के शीशे ऊपर कर लेते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर ब्लैक एडम पर एटर्नियम मिसाइल से हमला करता है और उस धमाके में उसे चोट लग जाती है। वो उस सोल्जर को मारने के बाद वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम इस्माइल को देखते हैं जो उस गुफा में अभी भी जिंदा था और वो इंटरगैंग के लोगों के साथ मिला हुआ था। इसके बाद हम दूसरे सुपर हीरोज को देखते हैं जो खुद को जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कहते थे। जब उन्हें पता चलता है कि ब्लैक एडम जाग गया है और शहर में तबाही मचा रहा है तो वो उसे रोकने के लिए जाते हैं। देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस वार के अंदर बंद थे, अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो, आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते ही वो घर से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना होता है। वो यहाँ पे एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और उसे अगर रोका ना गया वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है, और वो अगर पागल हो गया, वो गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। हॉकमैन इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी बहुत से सुपर हीरोज शामिल होते हैं और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था वो ताज अभी भी उसी के पास है, तो वो ताज लेने ही गए थे। और जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं तो ब्लैक एडम वहाँ पे उनको बचाता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। भी उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहाँ पे आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से
लड़ाई करने लगते, लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। वो गैंग के लोग और जस्टिस सोसाइटी की टीम दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और आखिरकार ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी की टीम, जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है, वो एड्रियाना के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो उसको पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहे थे, हम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया, जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने ही मुझे बचाया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं जिसको तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे इसी शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और बिलाखिर ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सके। एमोन अपने घर आता है जहाँ इस्माइल उसका इंतजार कर रहा था। वो करीम को मार देता है, लेकिन एमोन उस क्राउन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एड्रियाना ब्लैक एडम से पूरी सच्चाई जानना चाहती थी और उसे पता चलता है कि उसे क्राउन से कोई मतलब नहीं था, वो बस बदला लेना चाहता था। लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद जादूगर उन्हें ब्लैक एडम को उन शक्तियों के काबिल नहीं समझा और उससे उन शक्तियों को छीनकर उसे कैद कर दिया। जस्टिस सोसाइटी एडम की शर्तों को मानने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं था और वो उन्हें खानदान से दूर रहने को कहता है। एड्रियाना के पास एमोन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि इंटर गैंग के लोग उसके पीछे पड़े हैं और इस्माइल भी उसके साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन एडम एमोन को बचा लेता है। एडम उनके साथ लड़ाई कर रहा था और मौका देखते ही इस्माइल एमोन को किडनैप कर लेता है। उनके पास इटर्नियम से बनी सुपर बाइक्स थी जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी। इस्माइल का कहना था, मुझे ताज दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस दे दूंगा। हालांकि जेएसए इसके खिलाफ थे, लेकिन एडम कहता है कि जो ये कहता है वो करो। मगर गद्दार इस्माइल ताज लेने के बावजूद भी अमन को गोली से मार देता है। उसने झूठ बोला। इस वजह से ब्लैक एडम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल स्पीड से गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। मगर इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके अंदर इस्माइल मारा जाता है। एक बड़ी तबाही शांत हो जाने के बाद में हॉकमैन एडम के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, तुम कोई हीरो हो या फिर विलन। जिसके बाद में ब्लैक एडम अपनी बैक स्टोरी उसे बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्टोन के गुलाम थे, तब मेरे बेटे हुरुत ने अपनी आवाम को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार हो चुका था। उसकी दिलेरी देखकर उसे देवताओं ने चुना और ब्लैक एडम की पावर्स भी उसे ही मिली। जब राजा एक्टोन हुरुत से नहीं जीत पाया तो उसने हम दोनों को अपना शिकार बनाया, मेरी बीवी को मार दिया और मुझे अधबड़ा कर दिया। जब हुरुत मेरे पास आया तो उसने मेरी हालत देखी और उससे रहा नहीं गया और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ कहिए शज़ैम। जिसके बाद उसकी सारी ताकतें मेरे अंदर आ गई। हालांकि मेरे पास में सुपर पावर्स और सुपर स्ट्रेंथ तो थी, मगर मेरा बेटा बिल्कुल एक आम इंसान बन चुका था जो कि एक्टोन के सैनिकों के थ्रू मारा गया और यही रीजन था कि मैंने अपना बदला उसकी मौत के साथ लिया। लग रहा था कि सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल आ चुकी है। हॉकमैन डॉक्टर फेट से पूछता है कि यहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, कोई प्लान्स वगैरह बनाए? खैर आप तो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख सकते हैं, तो मुझे तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, मेरे बारे में ही बता दीजिए कि मेरा क्या होगा। जहाँ पर डॉक्टर फेथ उसे कहता है कि खतरा अभी तक टला नहीं, वो अभी तक तुम्हारे सर के ऊपर है, जल्दी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। वहीं कहानी में दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इस्माइल जो कि उस ताज के साथ ही मर गया था, उसका शरीर फिर से जिंदा हुआ, क्योंकि ताज में पौराणिक भाषा में लिखा था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतानों के पास पहुंचा दिया था, जहाँ पर सभी शैतान जादूगर ने उसे सबैक बना दिया और वो लौटा समुद्र के जरिए। उसका निशाना था राजा एक्टोन का तख्त, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था। अगर वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता तो खाली दुनिया का रास्ता खोल सकता था। जैसे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जिसने ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मनवा लिया था, वो उसे अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर ले जाते हैं, जहाँ पर हमेशा के लिए ब्लैक एडम को बेहोश करके उसे पानी में गहरी नींद में भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर वो जागेगा ही नहीं, शज़ैम बोलेगा ही नहीं, तो उसके पास उसकी पावर्स कभी आएंगी ही नहीं। मगर उन्हें क्या पता था कि दुनिया में ऑलरेडी एक सबसे बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। सबैक तैयार था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, मगर इस बात का विजन डॉक्टर फेट को आ चुका था और वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए। डॉक्टर फेट इस बात को जानते थे कि सबैक काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे मैं और मेरी टीम रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन कहीं किसी की जान न चली जाए, इसी वजह से वो वहाँ पर एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देते हैं और अकेले ही सबैक से भर जाते हैं। वो एडम से टेलीपैथी के थ्रू बात करता है और उससे सबैक को रोकने के लिए मदद मांगता है। वो उसे आजाद कर देता है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उसे रोकने लगती है
वो एडम पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बीच समुद्र में वो बेहोश हो जाता है और वापस से ब्लैक एडम नहीं बन पाता। केंट सबाक से फाइट कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाता और आखिर में वो कमजोर पड़ जाता है और सबाक उसे मार डालता है। इससे पहले बाकी सुपर हीरोज उसे रोक पाते, सबाक अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और अपनी सेना को जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जो समुद्र की गहराइयों से बाहर निकल गया था। वो शज़ाम बोलता है और उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। सबाक हुरूद के स्टैचू को तोड़ देता है। वो टूटकर शहर के लोगों पर गिर रहा था, लेकिन तभी एडम वहाँ आता है और उन्हें बचा लेता है। उसके और सबाक के बीच में फाइट होती है और ये पहली ऐसी फाइट थी जिसमें एडम बुरी तरह पिट रहा था। उसे रोकने के लिए कार्टर उस पर हमला करता है, पर वो उसे भी मार देता है। लेकिन ये सब एक इल्यूजन था और वो केंट के हेलमेट का इस्तेमाल करके सबाक को पकड़ लेते हैं। एडम उसके क्राउन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था और आखिर में ब्लैक एडम उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और सबाक दोबारा अपनी दुनिया में लौट जाता है। उसके साथ उसकी सेना भी खत्म हो जाती है और इस तरह खानदाक शहर अब सभी से आजाद हो चुका था। कार्टर डिसाइड करता है कि वो वापस लौट जाएगा। एड्रियाना उसे कहती है कि अब वो खानदाक का राजा बन सकता है और ब्लैक एडम उस सिंहासन पर बैठता है, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये गलत है और उस सिंहासन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एडम डिसाइड करता है कि वो इस शहर का राजा न बनकर इसका रखवाला बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर एडम को अपना मैसेज भेजती है और उसे धमकी देती है कि अब खानदाक ही उसकी जेल है और वो कभी भी उसके बाहर न जाए। एडम उसे कहता है कि इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोक सकता है, पर अमेंडा उसे कहती है कि हमारे पास तुम्हें रोकने के लिए इस दुनिया से बाहर के लोग भी हैं। और तभी वहाँ सुपरमैन आता है, जो एडम से कहता है कि हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं।